दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, जाने किस तारीख से गिरेगा तापमान और कब होगी बारिश। अभी क्या है हालात। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में तापमान 43 से लेकर 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। गर्म हवा और अर्बन हीट इफेक्ट ने उमस और बेचैनी बढ़ा दी है। 27 अप्रैल तक हीट वेव का ये सितम जारी रहने वाला है। 28 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 28 अप्रैल से तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी। गर्म हवाओं की जगह ठंडी पूर्वी हवाएं लेंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू होगा। बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान। 27 से लेकर 29 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और साथ में आंधी भी आ सकती है। अगले 7 दिन का हाल। 26 और 27 अप्रैल भीषण गर्मी 43 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 28 और 29 अप्रैल गिरावट होगी शुरू। 38 से लेकर 41 डिग्री टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक तापमान सामान्य के करीब बना रहेगा। 39 से लेकर 41 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। गर्मी से बचाव के लिए जरूरी बातें। दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर न निकले। शरीर में पानी की कमी न होने दे। खूब तरल पदार्थ पिए। हल्के और सूती कपड़े पहने। बाहर निकलते समय छाता या टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। क्या आपके इलाके में मौसम बदला है? अपने शहर का नाम और वहाँ का हाल कमेंट में बताइए। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। लद्दाख में हुआ बड़ा प्रशासनिक बदलाव। केंद्र ने 5 नए जिलों को दी मंजूरी। अब कुल हो गए 7 जिले। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए यहाँ 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। एलजी विनय सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही स्थानीय मांग को पूरा करेगा। नए जिलों के बनने के बाद अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो जाएगी। साथ ही केंद्र ने आंदोलनरत समूहों के साथ बातचीत के लिए 22 मई की तारीख भी तय की है। भीषण गर्मी के बीच सिंधु का पानी रुकने से घबराई पाकिस्तान सरकार। भारत के खिलाफ रोया वोटर टेररिज्म का रोना। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तेज गर्मी के बीच भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप मढ़ते हुए इसे रेड लाइन करार दिया है। पाकिस्तान से पानी विवाद पर लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भारत को इस मुद्दे पर युद्ध की गिदड़बबकी दी जा चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तानी नेता ने सिंधु जल संधि विवाद पर तीखी बयानबाजी के जरिए दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की है। भारत ने बीते 4 साल में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। इससे पाकिस्तान में चिंता बढ़ी है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत उसकी ओर आने वाली नदियों के पानी को रोकता है तो उसकी बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में भारत को ऐसा करने से रुकना चाहिए। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान का पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा। पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक नहीं है। वह अमेरिका के पक्ष में झुका है। ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ वो कुछ भी बोलने से डरता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर दुनिया में खुद को शांति दूत के रूप में दिखाने वाला पाकिस्तान अब मुश्किल में गिरता नजर आ रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के रवैये पर खुलकर सवाल उठाया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजई ने कहा कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है लेकिन वह बातचीत में बीच का सही पक्ष नहीं बन सकता है। रजई ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, इसलिए वह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि एक सही मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रहे, न कि हमेशा एक ही पक्ष की तरफ झुका रहे। रूस ने 1500 किलोमीटर रेंज मिसाइल का दिया ऑफर। भारतीय पनडुब्बियों की ताकत बढ़ेगी। रूस ने एक बार फिर भारत को 3 M14E कैलिबर PL क्रूज मिसाइलों का प्रस्ताव दिया है। ये एक लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम है जिसे पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे नौसेना की स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। खास बात यह कि इसे भारतीय पनडुब्बियों में लगाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी और मौजूदा 533 mm टारपीडो ट्यूब्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले साल भी रूस की कंपनियों ने भारतीय नौसेना को इसका प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें इसे एक मॉड्यूलर और मल्टी रोल सिस्टम बताया गया था जो पारंपरिक पनडुब्बियों को भी स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म में बदल सकता है। दूसरी ओर भारत भी अपनी स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसे DRDO के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसके पूरी तरह तैयार होने में 4 से 6 साल लग सकते हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा जरूरत को देखते हुए कैलिबर PL भारत के लिए एक अहम और तात्कालिक विकल्प साबित हो सकता है। ममता के गढ़ में CM योगी के सिंघम का वीडियो वायरल। जाने कौन है IPS। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक पुलिस ऑब्जर्वर ऑफिसर के वीडियो पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। TMC के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दूसरे राज्यों के पुलिस अफसरों को बंगाल में भेजा है। यूपी कैडर के IPS अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने साउथ चौबीस परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि अजय पाल शर्मा पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कौन है IPS अजय पाल शर्मा? अजय पाल
शर्मा यूपी के सुपर कोप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जहां तैनात हो जाते हैं वहाँ अपराधी अपनी जमानत कैंसिल करके खुद जेल पहुंच जाते हैं। अजय पाल शर्मा की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार IPS अधिकारियों में होती है। अलग अलग जिलों में अपनी तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा दर्जनों एनकाउंटर कर चुके हैं और खुकार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिटनेस और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के चलते इन्हें यूपी का सिंघम भी कहा जाता है। कायदे से खबर लेंगे यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की TMC उम्मीदवार को चेतावनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में तैनात अजय पाल शर्मा ने TMC उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप जनता को डराया धमकाया तो अच्छे से खबर ली जाएगी। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। चीन, रूस, भारत, UK और तुर्की ने अपने नागरिकों से 24 घंटे के भीतर ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ईरान से निकलने की इतनी हड़बड़ी क्यों? चीन, रूस, भारत, UK और तुर्की ने अपने नागरिकों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने की सलाह दी है। क्या आने वाला कोई बड़ा तूफान दुनिया के संकेत दे रहे हैं बड़ा बदलाव? सवाल सिर्फ एक, क्या ये शुरुआत है कुछ बड़ा होने की? तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। चीन की चाल से भड़का नेपाल, सीमा पर दीवार बनाने को लेकर बालेन सरकार ने ड्रैगन को दी चेतावनी। नेपाल सरकार ने चीन के भोटे कोसी नदी के किनारे एक सुरक्षा दीवार के निर्माण को तत्काल रोकने को कहा है। नेपाल का तर्क है कि इस दीवार के बनने के बाद नदी का रास्ता बदल सकता है, जिससे नेपाली पक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि इस मामले को सबसे पहले सिंधु पोल चौक के जिला प्रशासन कार्यालय ने लगभग 2 हफ्ते पहले गृह मंत्रालय के सामने उठाया था। सिंधु पाल चौक के जिला प्रशासन कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी कि चीन पक्ष सीमा की अपनी तरफ एक सुरक्षा दीवार बना रहा है। यह निर्माण स्थल नेपाल और चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल में 3 लाख फोर्स तो क्या यूपी 2027 में 6 लाख लगाओगे? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में चुनाव के दौरान 3 लाख सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव में 6 लाख सुरक्षा बल लगाएंगे? अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका यह बयान सियासी बहस को तेज कर रहा है, खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। पुतिन खड़े हुए ईरान के साथ, अब्बास अरागाची ने मिलते ही किया बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और जंग के हालात के दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक की है। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूस ईरान के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पाकिस्तान के नारे जय श्री राम पर रोक, पश्चिम बंगाल में गरजे धनंजय सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के दौरान धनंजय सिंह बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में एक बस्ती क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने गंदगी और बदहाल हालत को लेकर TMC सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं जहां पाकिस्तान के नारे लगते हैं और जय श्री राम बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे तो ये बांग्लादेशी लगते हैं और इन पर पाकिस्तान के नारे लगवाने का आरोप लगाया है। धनंजय सिंह ने TMC सरकार को अत्याचारी बताते हुए कहा कि 4 तारीख को चुनाव के बाद जनता इसका पूरा जवाब देगी।